अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके पास बुध की सुबह होगी और आप ये खबर तो सुन चुके होंगे कि पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके नाम की मंजूरी दे दी है। अब क्या वो इसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, कौन से उनके पास दो ऑप्शंस हैं, उस पर बात करेंगे इस व्लॉग में। और फिर बात करेंगे कि काजी फायज ईसा साहब जाते जाते जनरल बाजवा कैसे बन गए, उन्होंने क्यों खुद कुछ बयानात देना शुरू कर दिए। अगर एतराफ़ जुर्म करने का सिलसिला चल पड़ा है तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह भी अपना गुनाह तस्लीम करेंगे। और फिर बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत ने अचानक एक बयान दिया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। इनके इस बयान के पीछे मुमकिन तौर पर कौन हो सकता है। और फिर ये कि कासिम रोंजो जो सेनेट में गुज़श्ता रोज़ उन्होंने तरामीम के हक़ में बयान दिया, फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर आके अपने लीडर अख्तर मेंगल के साथ खड़े होकर बयान दिया और फिर चंद ही घंटों बाद उन्होंने इन तरामीम इस अपने बयान की भी तरदीद दे दी। ये क्या सब हो रहा है, सब के पीछे कौन है, क्या अब ये कोई ढकी छुपी बात रह गई है और ये मामला जाकर रुकेगा कहाँ। और फिर ये कि आईनी तरामीम को जहाँ कराची में सिंध हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद में सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, ये मामला कहाँ तक तूल पकड़ेगा। और पाकिस्तान भर के वकला जो बार बार ऐलानात तो कर रहे हैं कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे अदलिया की आज़ादी के लिए, क्या वो बगैर किसी सरपरस्ती के ये कर भी सकेंगे या नहीं। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात जारी रखें, इसी तरह जिस तरह के आप अक्सर करते हैं। सबसे पहले याह्या अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका नाम पार्लिमानी कमेटी ने अप्रूव कर दिया। अब याह्या अफरीदी साहब के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि वो इसे एक्सेप्ट कर लें और हलफ ले लें, कार्रवाई शुरू हो जाए और जो भी बेंचेज उन्होंने बनाने हैं जिस तरह भी करना है, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी उनके साथ काम करते रहें। और फिर इस दौरान चूंकि ये चैलेंज हो चुकी है तरामीम पहले ही सिंध हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद सुप्रीम हाई कोर्ट में, तो जब चैलेंज होनी है तो ये सारी चीज़ें सामने आनी है। और जिस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर कासिम रोंजो ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर, एक तरफ उनके अख्तर मेंगल खड़े थे जो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और उनकी पार्टी के सरबराह हैं, दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेनेटर हैं वो भी साथ खड़े थे, बाकी भी लोग थे। उनके सामने उन्होंने एक बयान दिया कि मुझसे ज़बरदस्ती उठा के मुझे ले गए थे। उन्होंने नाम नहीं बताया लेकिन तो बात ऑब्वियस थी कि वो पिंडी वालों की बात कर रहे थे, ISI वालों की बात कर रहे थे कि वो उठा के ले गए। 6 दिन उन्होंने अपने पास रखा। इस दौरान 2 दफ़ा वो मुझे डायलिसिस के लिए लेके गए और कहा कि वहाँ जहाँ रखा था वहाँ मच्छर थे और मुझे मच्छरों ने काटा और मुझे मलेरिया भी हो गया। और ये इतलात इसलिए भी दुरुस्त हैं क्योंकि उस रोज़ जिस दिन इन्हें काले शीशे वाली गाड़ियों में एक काफिला पिंडी से चला था तो इन्हें लेके आए थे सेनेट, तो वो पिंडी से ही आया था वो काफिला, जिसमें एक में सेनेटर नसीमा एहसान और ये सेनेटर कासिम रोंजो थे जिनके वोट लिए गए सेनेट में, और कौमी असम्बली के लिए काफिला भी वहाँ से ही आया था। इसका मतलब है कि ये मिलिट्री वालों ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट वालों ने बाकायदा पिंडी के अपनी आर्मी के कुछ मैसेज में जगह इनका इंतजाम किया हुआ था। वो इस मैंडेट चोर हुकूमत पे भी, इनके पंजाब हाउस पे या इनके सिंध हाउस पे भी एतबार नहीं कर रहे थे कि इनका कुछ पता नहीं, ये आखिर में ये भी कोई सौदा कर जाए। तो उन्होंने बंदे उठाए, अपने पास रखे 6 दिन, जिस तरह कासिम रोंजो साहब ने कहा, इतने दिनों तक अपने पास रखे और फिर एन वक्त पर उन्हें असेंबली में लाया गया। जिन जिनका वोट उन्होंने डलवाना था उनका डलवा लिया, जिनका नहीं डलवाना था उन्हें साइड वाले रूम्स में उन्होंने रखा। अब तोड़ फोड़ जारी है पार्टियों के अंदर, स्पेशली PTI में सेनेटर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम, उनकी कोई लॉजिक लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जैन कुरैशी के बारे में है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि जिस तरह अब कासिम रोंजो साहब ने इस्तीफा दिया है, इन्हें इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था। जैन कुरैशी ने अगर इस्तीफा देना था, इतने दबाव में थे तो वो पहले दे देते, लोग उन्हें अप्रिशिएट करते। अगर आप पे इस हद तक दबाव है, आपसे जब ये कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी के खिलाफ वोट दें, तो आप कहें जी मेरे पास वोट ही है देने के लिए, मेंबरशिप है, मैं मेंबरशिप से रिजाइन कर देता हूँ, आप किसी और को MNA और सेनेटर बनवा लें और उससे अपनी मर्जी का वोट डलवा लें, मैं नहीं डालूंगा। अगर आप इस तरह करते और ये सब कुछ तरामीम होने से पहले करते फिर तो लोग एक्सेप्ट करते। अब ये भी शुनीद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी, शायद उन्हें भी इन कॉन्फिडेंस लिया गया था और उनकी फ़ोन पे बात भी कराई गई थी जैन कुरैशी से ये सारा करने से पहले। और अब शाह महमूद कुरैशी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, कुछ करेंगे। मेरे ख्याल में उनमें कैपेबिलिटी है ऐसा करने की, लेकिन वो करेंगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान के पीछे जाएंगे। इससे पहले परवेज़ खटक, अलीम खान, जहांगीर तरीन, कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होकर देख चुके हैं कि उन्हें अपने महल्ले वाले भी नहीं पहचानते। शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके दिन कम रह गए
تو وہ یہ چھوڑ دیں گے, نیوٹرل ہو جائیں گے, شاید خاقان عباسی کی طرف بیٹھ جائیں گے, اپنی کو پارٹی بنا لیں گے, یا پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ انہیں کامیابی ہونی نہیں. بے شک انہیں 8, 10, 15 پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما بھی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں, پھر بھی ان سے یہ پارٹی چلنی نہیں, کیونکہ لوگوں نے ان کے پیچھے جانا نہیں ہے. اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ان کے ساتھ ہونی ہے وہ شاید شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹی مہر بانو قریشی اور زین قریشی وغیرہ برداشت نہ کر سکیں. اب آتے ہیں واپس کہ یحییٰ آفریدی صاحب کیا کریں گے. یحییٰ آفریدی صاحب میرے خیال میں ایکسیپٹ کریں گے اس عہدے کو, آپشن نمبر 1 پہ جائیں گے, اور جب چیلنج ہوگا تو چیلنج میں پھر یہ معاملہ فل کورٹ تک جائے گا, اور فل کورٹ میں اگر یحییٰ آفریدی, منصور شاہ, منیب اختر, اطہر من اللہ, عائشہ ملک یہ سارے ایک طرف ہوئے, جس طرح کی بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک طرف ہیں, تو پھر شاید یہ ترامیم کو سب کچھ ریورس کرا لیں اور دوبارہ منصور شاہ صاحب بن جائیں پرانے طریقہ کار کے مطابق, کیونکہ اب درمیان میں انہیں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. جس دن یہ ترامیم اڑیں گی اس سے اگلے روز حلف اٹھانا پڑے گا منصور شاہ صاحب کو, کیونکہ گورنمنٹ کو اتنا ٹائم تو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوگا کہ دوبارہ ایک اور ترمیم لے آئیں. تو اس لیے یہ کر سکتے ہیں, یہ کیپیبلٹی ہے ان ججز میں کہ ایک دفعہ یحییٰ صاحب اٹھا لیں, کیونکہ اگر یحییٰ آفریدی آپشن 2 پہ جاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, تو یہ گورنمنٹ دوبارہ منصور شاہ صاحب کے پاس یا جسٹس منیب اختر صاحب کے پاس نہیں جائے گی کہ آپ اٹھا لیں. بے شک لوگ توضیحات یہی پیش کر رہے ہیں, ہم نے بھی گزشتہ روز یہی کہا, شاہین صاحب یہ کہہ رہے تھے, عیسیٰ نقوی یہ کہہ رہے تھے, سارے جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں اسلام آباد سے رپورٹر, وہ بھی سارے یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں واپس جسٹس منصور شاہ اور منیب اختر کے پاس جانا پڑے گا. جب وہ دونوں انکار کر دیں تو پھر یہ جسٹس امین الدین جو 4تھے نمبر پر ہیں ان کے پاس جائیں گے, لیکن یہ گورنمنٹ ایسا نہیں کرے گی. یہ کوئی نہ کوئی شک نکال لیں گے کہ یحییٰ آفریدی نے انکار کیا, جسٹس منصور, منیب اختر اور یحییٰ آفریدی تینوں کو سائڈ پہ کریں, اور جسٹس امین الدین کے پاس جائیں گے, اس سے حلف اٹھوا کے تو اپنا سلسلہ چلا لیں گے. یہ رسک کبھی نہیں لیں گے یحییٰ آفریدی اور منصور شاہ اور منیب اختر, اس لیے یحییٰ آفریدی حلف اٹھا لیں گے. اس کے بعد جو چیلنج ہوا ہے وہ معاملہ آگے چلے گا. اگر تو فل کورٹ نے ترامیم اڑا دیں تو پھر جسٹس منصور شاہ آ جائیں گے, اور یحییٰ آفریدی اپنی ٹرن پہ دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے, وہ گھر تو جانے نہیں لگے. لیکن اگر ترامیم فل کورٹ میں بچ گئیں تو پھر یحییٰ آفریدی کنٹینیو کریں گے اپنا ٹینیور جو بھی ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اس طرح کریں گے. جسٹس امین الدین کے لیے راستہ کبھی بھی یہ نہیں کھلا چھوڑیں گے. اب آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ روز, اب وہ کیونکہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو جانے کے بعد کچھ اس طرح کے بیانات دیے تھے الٹے سیدھے, جس پہ سیدھا انہوں نے اپنی آرمی پہ ہی حملہ کر دیا تھا, اور عمران خان کو حکومت سے نکالنے والا سارا معاملہ خود ہی انہوں نے بے نقاب کر دیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی جانے سے 2 دن پہلے ہی انہوں نے بیانات الٹے سیدھے دینا شروع کر دیے ہیں. ثاقب بشیر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کون سا خودکش حملہ کیا ہے اپنے اوپر اور اپنی عدلیہ کے اوپر. ثاقب بشیر جو سپریم کورٹ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بہت جاندار انداز میں کور کرتے ہیں, عدلیہ کے معاملات جانتے ہیں, وہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا بڑا تضاد سامنے آ گیا ہے. آخرکار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں کے اختلافی فیصلے میں خود ہی تسلیم کر لیا کہ ان کو ممکنہ آئینی ترامیم کا آج سے 5 ماہ سے معلوم تھا, اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ ہی اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جون میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تجویز دی تھی کہ آئینی ترامیم کی صورت میں ہم میں سے کوئی بینیفیشری یا متاثر ہو سکتا ہے, اس لیے ہمیں چیف جسٹس اور 5 ججز جو مستقل کے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں مخصوص نشستوں کی اپیل کے بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جون سے اب تک 5 ماہ تک محترم چیف جسٹس صاحب ایسے کیسز سے دور رہے ہیں جن کا تعلق آئینی ترامیم سے بن سکتا تھا؟ اس کا جواب ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. دوسرے ساتھی ججز کو ٹارگٹ پر لیے چیف جسٹس نے پنجاب الیکشن ٹریبونل کے کیسز میں MNA کے کیسز سنے, حکومت کے حق میں فیصلے آئے, حکومت کے نمبر بڑھے. کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں؟ پھر سب سے بڑا 63A کا کیس سنا اور حکومت کے لیے راستہ کھلا کیا گیا. یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بول رہے ہیں, جو فیصلے تفصیلی لکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر بھی انہوں نے خاموش نہیں رہنا. میڈیا سے جہاں جہاں ان کا انٹریکشن ہوگا میرے خیال میں یہ قمر جاوید باجوہ 2 بنیں گے, اور انہوں نے ساری چیزیں خود ہی تشتزبام کر دینی ہے. دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اعتراف کر لیں. اگر اعترافات کا سیزن چل پڑا ہے تو انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب کیس بن رہا تھا ان کے ایسٹس بیانڈ مینز کا, اور انہوں نے لندن میں پراپرٹیز کس طرح خریدی, تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی یہ جرت کس طرح ہوئی کہ وہ ہمارے ججز کی طرف انگلی اٹھائے اور ان سے پوچھے کہ آپ نے یہ جائیدادیں کیسے بنائیں اور پیسے باہر کیسے بھیجے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب, آپ اس وقت اگر یہ فیصلہ نہ کرتے اور اس طرح سنب نہ کرتے ایسٹ ریکوری یونٹ کو, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا احتساب کر لیتے, تو شاید آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. آپ مان لیں کہ اس وقت آپ نے مقدس گائے قرار دیا تھا عدلیہ کو. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ مقدس گائے یہ جو عدلیہ ہے
अब टके टोकरी हो चुकी है इन्हीं हुक्मरानों के हाथों, जिन्हें आप डिफेंड करते रहे काजी फायज ईसा साहब के ज़रिए इनडायरेक्टली। दूसरी तरफ हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक मुकद्दस गाय थी, सेक्रेड काउ उसे भी कहा जाता था। उसे तो एक्सपोज इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने कर दिया, लेकिन अदलिया को बेतौकीर करने में किरदार मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का है। कैदी नंबर 804 की बात हुई है तो आप शेर अफजल मरवत के बारे में बताते हैं आपको कि शेर अफजल मरवत ने एक नया प्लान दिया है अपने वर्कर्स को। उन्होंने कहा है कि अगर 1 लाख बंदा मेरे साथ इस्लामाबाद डी चौक पे आ जाए तो मैं इमरान खान को रिहा करा लूँगा। शेर अफजल मरवत साहब क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं और फिर इस पर बात करते हैं कि क्या ये मुमकिन भी है और इनके पीछे, शेर अफजल मरवत के पीछे कौन है। 9 मई के बाद से लेकर आज तक हमारी काफी तरबियत मारखाने में हो गई है। अगर 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी निकले मेरे साथ डी चौक पे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खान की रिहाई को कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो के तवज्जुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी कहना चाहता हूं कि एहतजाज कम्युनिटी के हवाले किया जाए, इसके लिए आप सब मिल के आवाज उठाएं, क्योंकि मैं खुद ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा जिस पे मुझे ये यकीन ही ना हो कि आया ये एहतजाज शुरू और खत्म होने में कोई हमारी मशावरत होगी भी कि नहीं। तो लिहाजा आए मिल के आवाज उठा ले कि हमने एहतजाज भी करना है, हमने खान को रिहा कराना है और हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। पाकिस्तानियों, एक तबनाक मुस्तकबिल हमारा मुंतजिर है, सिर्फ आपके हिलने की, आपकी हिम्मत करने की देर है। हमारा खान, हमारा हीरो, हमारा लीडर हमारे बीच होगा जल्द ही, और अनकरीब आप देखेंगे कि अगर ये फैसला होता है कि एहतजाज कमेटी के वसातत से होगा, इंशाल्लाह आपके बीच में होगा, आपके साथ होगा, और ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, और आईन और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह हम खान को रिहा भी कराएंगे और एहतजाज भी करेंगे। कोई ये एहतजाज का काम से नहीं छीन सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा शेर अफजल मरवत ने एहतजाज कमेटी और एहतजाज बाकायदा एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। अब अचानक इस मौके पे शेर अफजल मरवत को ये ख्याल कैसे आया? शेर अफजल मरवत साहब के बारे में पहले भी उन पे ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि उनके पिंडी वालों के और मिलिट्री इंटेलिजेंस से, और उनके शायद कोई रिश्तेदार ब्रिगेडियर मरवत थे ISI में, तो उन पे इल्ज़ाम था कि इनके ISI वालों के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ इनके राब्ते हैं। अब अगर उन इल्ज़ामात में अगर कोई जान है और हकीकत है तो फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि ये अचानक शेर अफजल मरवत को ये ख्याल कैसे आया एहतजाज कमेटी बनाने का और 1 लाख लोगों को डी चौक लाने का। तो फिर क्या अब ये समझा जाए कि मिलिट्री वाले दोबारा कैदी नंबर 804 को बाहर लाने के लिए अब रास्ते तलाश कर रहे हैं, और रास्ते तलाश करने के लिए टूल के तौर पर शेर अफजल मरवत को इस्तेमाल किया जा रहा है, या दोबारा कोई 9 मई की तरह का कोई प्लान किया जा रहा है? कुछ भी है, शेर अफजल मरवत का ये इक़दाम, इसे जुर्रतमंदाना इक़दाम भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर ये किसी बगैर प्लानिंग के इन्होंने किया, दोबारा लोगों को कॉल दी डी चौक पे आने की बगैर किसी मनसूबाबंदी के, तो ये दूसरा 9 मई भी हो सकता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चे कुचे एक्टिव सरगर्म रुकन है, पब्लिक तो बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ है, लेकिन जो सरगर्म कारकुन होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिहाइंड दी बार जा रहे हैं। आखिरी दफ़ा जब अली अमीन गंडापुर डी चौक आए थे तो तकरीबन 2000 से 3000 लोग इनके अरेस्ट हो गए थे। अब देखते हैं शेर अफजल मरवत की ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को समझ आती है या नहीं। और जहाँ तक बात है कासिम रोजो की, वह ऐसे कमज़ोर आदमी को मेरे ख्याल में तो ना कौमी असम्बली का मेंबर होना चाहिए, ना सूबाई असम्बली का, ना सेनेटर होना चाहिए, कि उन्हें जब कोई उठाए जहाँ मर्जी ले जाए और अपनी मर्जी से उनसे नताइज ले ले। अब अगर इसी तरह होना था तो फिर ये कहा जा सकता है कि अख्तर मेंगल साहब की चॉइस ही ठीक नहीं थी। और चॉइस की जहाँ तक बात है तो अख्तर मेंगल हों या इमरान खान हों या नवाज शरीफ हों या आसिफ जरदारी हों, इन्होंने बंदे अगर अपनी पार्टी के लोग लेने हैं तो ये कहाँ से लेके इन्होंने आने हैं? या तो आप गैंगस्टर्स के तौर पर बिहेव करें जिस तरह जरदारी और नवाज शरीफ करते हैं कि आपके साथ जो मिल गया उसका सब कुछ माफ़ है, और जो आपके ख़िलाफ़ है उसका आपने एक एक चीज़ पकड़ के उस पर बहस करनी है और उनको सजा दिलवानी है। अगर तो आप गैंगस्टर्स के तौर पर चलें तो फिर तो अख्तर मेंगल भी कामयाब होंगे, महमूद अचकज़ई भी, और अलामा राजा नासिर अब्बास भी, साहबजादा अहमद रज़ा भी, और इमरान खान भी। लेकिन अगर आप गैंगस्टर के तौर पर यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे ही होगा कि आपके बंदों को लोग इसी तरह रातों रात उठाया जाएगा, उनसे अपनी मर्जी के वोट कास्ट करवाए जाएंगे। जब आपके पास वो वापस आएंगे तो वो आपके हक में बयान दे देंगे। दूसरे दिन फिर जब उनके बेटे
کو یا ان کے کسی عزیز رشتہ دار کو اٹھایا جائے گا تو وہ دوبارہ اس کی ود ان فیو آورز تردید بھی کر دیں گے. اب قاسم رونجو صاحب کا یہ اعترافی بیان میرے خیال میں یہ جو چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں وہاں یہ یوز ہوگا. ہاں قاسم رونجو سپریم کورٹ میں جا کے اپنے بیان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ کل کی بات کل تک. اجازت چاہوں گا, بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.